गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कृतिका जो पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जॉर्ज पंचम की नाक। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? जॉर्ज पंचम की नाक। और उसके जो लेखक हैं वो कौन है? कमलेश्वर जी। कौन है? श्रीमान कमलेश्वर जी हैं इनके लेखक। बच्चों, हर बार मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो लेखक परिचय है वो याद करना पड़ता है, क्योंकि वो पेपर में आता है, तो आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। कमलेश्वर जी का जीवन परिचय, और यह आपकी पुस्तक जो कृतिका है उसमें पीछे की तरफ दिया हुआ है आपका लेखक परिचय। तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, आप ध्यान से इसको करेंगे और अपनी हिंदी की नोटबुक में भी लेखक परिचय आपको वर्क करना है, ठीक है? तो कमलेश्वर जी का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले कि कमलेश्वर जी का जन्म कब हुआ था? सन 1932 में, 1932 में मैनपुरी। कहाँ पर है मैनपुरी? उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। कौन से विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो वो सन दे देते हैं। ऐसे कि इन्होंने एमए कहाँ से किया, वो हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बना के आपको बता देंगे। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी उनकी? सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। किससे किया था? पद्म भूषण से। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 27 जनवरी 2007 को। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। ये क्या है? कहानी संग्रह हैं। वहीं बात, आगामी, अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये क्या है? इनके उपन्यास। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी, यानी इनकी कहानी भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और उसको व्यक्त भी किया है। तो बच्चों, आपको लेखक परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनके जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी, कौन कौन सी इन्होंने कहानी संग्रह लिखे हैं और कौन कौन से इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ को पढ़ाने से पहले आपको पाठ के बारे में कुछ बता देते हैं, एक छोटा सा इसका सार बता देते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि जो हमारा समाज है वो अपनी नाक को किसका प्रतीक माना है? इज्जत का प्रतीक माना है। और इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं? जैसे नाक का कटना, नाक कट जाना प्रमुख हैं। इसी मुहावरे का विस्तार, यानी कि जो इसका वर्णन किया गया है, इसमें व्यंग्यात्मक रूप से इसका प्रयोग किया गया है कि किस तरीके से व्यंग किया गया है कि कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में इस पर व्यंग किया है। कौन सी कहानी पर? जॉर्ज पंचम की नाक। क्योंकि सारा सवाल नाक का ही होता है कि हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद की जो सत्ता से जुड़े उन विभिन्न प्रकार के लोगों को उपनिवेशक तौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है उन्होंने, कि किस तरीके से हमारा झुकाव विदेशों की तरफ जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि अपने कथ्य में इन्होंने कहा है कि सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को भी रेखांकित करती है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे? पाठ को शुरू करेंगे। और पाठ शुरू
पार्ट में कौन सा है हमारा? जॉर्ज पंचम की नाक। देखिए बच्चों, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि चैप्टर का नाम जॉर्ज पंचम की नाक है। इसके लेखक कौन हैं? कमलेश्वर जी हैं। और आपको ये क्या करना है? आपको ये याद करना है। ठीक है, आगे आपको समझ में? देखिए, यह बात उस समय की है, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। कहाँ पर पधारने वाली थी? हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। दर्जी जानते हो ना कौन है? वो परेशान था। किस लिए परेशान था? कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। वो इसलिए परेशान थे कि हिंदुस्तान के दौरे पर और पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़र की फ़ौज तैयार हो रही थी। किसकी हो रही थी? फ़ोटोग्राफ़र की, यानी कि जो फ़ोटो खींचते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। यानी कि कोई भी खबर होती थी उसको क्या कर लेते थे? ये काट लेते थे कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। कहाँ से मंगाया गया है? हिंदुस्तान से मंगाया गया है। कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। कितना खर्चा आया है उस सूट पर? 400 पाउंड। रानी एलिजाबेथ को की जन्म पत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबार में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज कहाँ पर हो रही थी? हिंदुस्तान में हो रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या कुछ? बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी कहाँ आ रही है? दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुँह से निकल गया। क्या निकला? वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। क्या निकला? वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों के नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। अब आप देखिए कि जब कोई बाहर से आता है तो क्या होता है? पहले हमारे यहाँ पर तैयारी शुरू हो जाती है। आपने भी देखा होगा, जब हमारे यहाँ पर कोई बड़ा नेता आता है तो शहर की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मूर्तियाँ साफ़ होने लगती हैं, पूरा शहर साफ दिखने लगता है, सजावटें होने लगती हैं। ठीक है, शहर एक दिन में चेंज हो जाता है, सड़कें सुधर जाती हैं रातों रात में। तो यही सब कुछ हो रहा था कि वो रानी आने वाली थी और नई दिल्ली जो कैसे है वो चेंज हो रही थी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, यानी कि एक कहानी है इस नाक की, कि इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे।
कि किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्मी बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। किस बात की बहस थी? कि या तो नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ कैसे थे? विपक्ष में। और ज़्यादातर जो लोग थे, जो बहुत ज़्यादा जो लोग थे, वो कैसे थे? खामोश थे। और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। कौन सा युद्ध? गुरिल्ला। उसी जमाने में यह हादसा हुआ इंडिया गेट के सामने। कहाँ पर हुआ था? इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरखाओं की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि अब क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रहेगी, क्योंकि सारा सवाल तो किसका था? नाक का ही था। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्मकामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी। अब उनको क्या परेशानी थी? कि उन चेहरों पर कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी। क्या दी? मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पेट चीरे का मतलब यहाँ पर कि उनकी फाइलें खोली गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए, यानी कि डरते हुए बयान किया कि सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यानी कि अब उनमें कुछ बचा ही नहीं था, उन फाइलों में कुछ भी नहीं बचा था। हुक्मकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। क्या मतलब अब क्या होगा? उदासी हो गई कि अब कैसे पता चलेगा। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई, यानी कि अब उनको थोड़ी सी राहत मिली। सभापति के चलते चलते गर्व से कहा, सभापति जो थे उन्होंने चलते चलते गर्व से क्या कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत किसकी है? सिर्फ खोज करने की।
खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गए। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसके सिर लटकाकर खबर दी। उसने क्या करा? सिर लटकाकर क्या खबर दी? हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर, बड़ी जोर में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार क्या रहा? चुप खड़ा रहा। सहसा यानी कि अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। जब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी है, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सब ने सबकी तरफ देखा, यानी कि सब लोग क्या हुआ? एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबकी आंखों में एक क्षण को बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई गया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसेजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। देखिए, एक जॉर्ज पंचम की नाक के लिए कहाँ कहाँ वो भटका है। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियाँ देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, गुस्सा करने लगे। मूर्तिकार ने डांडस बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं थी? उनकी नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्म कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंग्रेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए।
बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट में की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्तिकार के आसपास का तालाब सूखकर साफ किया गया, उसकी रकाब निकाली गई। क्या हुआ? उसकी रकाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ ही कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबर छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से रीड कर लें। मैं इसकी PDF भी भेज दूँगी और ये वीडियो भी आप देख लेंगे। ठीक है।